नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। एलोवेरा की खेती से किसान होंगे मालामाल। सूरजमुखी की खेती से होता है अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, कोरोना संकट के बाद से ही देश दुनिया में आयुर्वेदिक और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट की डिमांड में काफी तेजी आई है। यही वजह है कि बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा है। तो आप इसकी खेती से अधिक लाभ लेने के लिए इसकी रोपाई और उसके बाद कौन कौन से जरूरी कार्यों को करें, इसकी समस्त जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर टीवी कट्टीमनी। एलोवेरा, घृतकुमारी, ग्वारपाठा हमारे देश का अनादिकाल का सस्य है। आयुर्वेद में इसका प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। अभी आधुनिक संदर्भ में इसका उपयोग ज़्यादा बढ़ने लगा है, क्योंकि औषध में इसका उपयोग होने लगा है, कॉस्मेटिक्स में इसका उपयोग होने लगा है, सिर के शैम्पू में इसका उपयोग होने लगा है, फेस पैक में इसका उपयोग होने लगा है, पेट को साफ करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसके बहुत बहुत सारे इससे ज्यादा उपयोग हैं। किसान भाइयों, ग्वारपाठा या एलोवेरा की व्यावसायिक खेती शुष्क क्षेत्रों से लेकर सिंचित मैदानी भागों में की जा सकती है। आज के समय में इसकी खेती देश के सभी भागों में की जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी खेती बहुत ही कम पानी और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से कर सकते हैं। भारत में एलोवेरा की उन्नत किस्में जैसे IC111271, IC111280, IC111269, IC111273 और सीम शीतल L123 आदि किस्मों को लगाकर व्यावसायिक तौर पर आप उत्पादन ले सकते हैं। कैसी जमीन होनी चाहिए, मैं अभी इस समय में बोलना चाहूँ, कैसी जमीन होनी चाहिए वो जरूरत नहीं, कैसे भी जमीन हो वहाँ ये ग्वारपाठा आपको मिलेगा। इसका फायदा आप उठाइए, क्योंकि अमरकंटक की जो एरिया है यहाँ पानी अच्छा गिरता है, यहाँ ये कंटीला है या पथरीला है और ये रेतीला है और जो आप डालिए वो यहां पैदा होता है। इसका फायदा हमको उठाना चाहिए। ग्वारपाठा को लगाने का बहुत सिंपल तरीका ये है, हम जमीन को थोड़ा लूज करने के बाद, इनको थोड़ा भुरभरा करने के बाद। किसान भाइयों, एलोवेरा फसल को रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, इसलिए आप यूरिया 110 किलोग्राम, सिंगल सुपर फॉस्फेट 155 किलोग्राम और म्यूरेट ऑफ पोटाश 42 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेती की तैयारी के समय डालकर मिला देना चाहिए। एलोवेरा की रोपाई का सबसे उपयुक्त समय जुलाई अगस्त है, लेकिन जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वह इसकी खेती साल भर कर सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगर ठंड अधिक पड़ रही हो तब इसकी रोपाई नहीं करनी चाहिए। एलोवेरा को, ग्वारपाठा को लगाने के लिए, उसकी कृषि करने के लिए हमको
जंगल को काटने की जरूरत नहीं है, हमको पेड़ पौधों को काटने की जरूरत नहीं है। जहां जगह मिले, वो छांव में हो, धूप में हो, वो पानी में हो या अकाल में हो, ये उगेगा ही उगेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जहां चाहे इसकी कृषि हम कर सकते हैं। हम उसके छोटे छोटे जो सस्य निकलते हैं, शक्कर निकलते हैं, को लगाने का बहुत सिंपल तरीका ये है। हम क्या करेंगे, एक दो सस्यों के बीच में 1 फीट होना चाहिए, लेफ्ट में भी 1 फीट होना चाहिए, सामने भी 1 फीट होना चाहिए और पीछे भी 1 फीट होना चाहिए, जिससे वो आसानी से फैल जाएगा। जो हम खाली जगह छोड़ रहे हैं, 1 एकड़ 2 एकड़, हर किसान 2-2 एकड़ इसको डालेंगे, 100 किसान 200 किसान डालेंगे तो 1000 एकड़ इसमें हो जाएगा। ग्वारपाठा की खेती करना बहुत सरल है, सहज है, क्योंकि इसको ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए। केवल इसको नमी बरकरार रखे। नमी बरकरार रखने के लिए कभी जहां पानी की जरूरत है वहां पानी देते रहेंगे, बहुत ज्यादा सिंचाई की इसको जरूरत नहीं है। ये ग्वारपाठ की जड़ों को रक्षित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इसकी जड़ें बाहर आएंगी। ये इसकी जड़ों को बाहर आने से रोकने के लिए हमको मिट्टी चढ़ाना होता है। साथ साथ में इसका बार बार हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बार बार इसमें हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, और घूमते घामते हम उसकी जो खरपतवार निकालते रहेंगे, हम उसको देखते रहे। खरपतवार नहीं आएगा तो फसल बहुत अच्छी होगी और उत्पाद ज्यादा होगा। किसान भाइयों, रोपाई के 10 से 15 महीनों के बाद में पत्तियां पूर्ण विकसित और कटाई के योग्य हो जाती हैं। पौधे की ऊपरी नई पत्तियों की कटाई नहीं करें। निचली और पुरानी 3 से 4 पत्तियों को पहले काटना चाहिए। इसके बाद लगभग 45 दिन के अंतराल पर 3 से 4 निचली पुरानी पत्तियों की कटाई करते रहना चाहिए। इस प्रकार यह प्रक्रिया 3-4 वर्ष तक दोहराई जा सकती है और 1 हेक्टेयर से लगभग प्रति वर्ष 50 से 60 टन पत्तियों का उत्पादन लिया जा सकता है। एक बार हमने लगा दिया, उसके बाद आप ये कामधेनु है, आप इसको इससे लाभ उठाते जाओ, मुनाफा उठाते। मैं अपने किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूं, इस पर आप ध्यान दें। हम सब मिलकर आपकी ट्रेनिंग, आपकी तरबियत देने को तैयार हैं। मार्केटिंग रेडी करने को मैं तैयार हूं, ICT का। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है जिसकी खेती वर्ष में 3 बार की जा सकती है, लेकिन उत्तर भारत में इसकी खेती सर्दी के मौसम में की जाती है, क्योंकि खरीफ मौसम की सूरजमुखी में कीट का प्रकोप अधिक होता है और फूल भी छोटे लगते हैं। इसके अलावा जायद फसल के रूप में इसकी खेती सबसे उपयुक्त है। तो आप कैसे करें सूरजमुखी की खेती, इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर महामाया वानिक। सबसे पहले सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी की खेती के बारे में। तो सूरजमुखी एक ऐसी तिलहनी फसल है जिनमें 40 से 50% तेल मिलती है, और इसमें पुफा नामक एक अमाइनो एसिड रहता है जो कि उच्च रक्तचाप वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसका फायदा दुगना है, सिर्फ एक के लिए नहीं। तो आइए हम बात करते हैं इसकी प्रजाति यानी कि वैरायटी के बारे में। इसके जो प्रजाति है 2 भाग में बांटा गया है। पहली है सामान्य प्रजाति, दूसरा है हाइब्रिड। सामान्य प्रजाति में आता है TNAU SUF 7, GAU SUF 15।
ये जो दोनों वैरायटी है ये ड्यूरेशन कम लेती है, 80 से 90 दिन में हो जाती है ये, और इसका पैदावार थोड़ा सा कम है, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अभी बात करेंगे हम हाइब्रिड यानी कि संकर वैरायटी के बारे में। संकर जो जाति है उसमें है ज्वालामुखी, PAC 36, PAC 109, कोयम्बटूर 2, ये जो प्रजातियां है इसका यील्ड होते हैं 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसका ड्यूरेशन ले लेता है 90 से 100 दिन तक। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है कि इसका जो बीज होगा संकर वाला आपको हर साल नया लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैदावार नहीं मिलेगी। सूरजमुखी को मिट्टी की कई किस्मों जैसे रेतीली, दोमट से काली मिट्टी में उगाया जा सकता है। उपजाऊ और जल निकास वाली मिट्टी में उगाने पर अच्छी पैदावार मिलती है। खेत की तैयारी के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करें और खेत की मिट्टी को भुरभुरी कर लें जिससे कि नमी सुरक्षित बनी रह सके। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की, तो 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की जुताई के समय मिला दें। इसके बाद यूरिया 125 किलो, DAP 130 किलो, MOP 70 और सल्फेक्स लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। उर्वरकों में यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में मिला दें और शेष बची यूरिया की मात्रा को खरीफ फसल में 2 बार प्रयोग करें। और उसके साथ और एक ध्यान रखने वाली विशेष जो बात है ये है कि सल्फर ये कि तिलहन फसल होने की वजह से सल्फर देना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप पैदावार अच्छा ले पाए। तो इसके लिए आपको 2 kg सल्फर प्रति हेक्टेयर मिला दीजिएगा जब आप लास्ट जोताई करते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके सीड ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो सनफ्लावर का बीज है ये थोड़ा हार्ड होते हैं, तो इसको पहले आप 1 रात तक पानी में भिगो के रखें। उसके बाद इसको आप फंजीसाइड जैसे कि थीराम से भी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो 3 ग्राम थीराम पर kg सीड में मिला के ट्रीट कीजिए। उसके 24 घंटे बाद आप इसको राइजोबियम या PSB मीन्स फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। और एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जब फंजीसाइड से इसको ट्रीट करेंगे उसके 24 घंटा बाद ही आप बायो फर्टिलाइजर से ट्रीट करें। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी संकर किस्मों के लिए 5 किलोग्राम बीज और संकुल किस्मों का 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों की बुवाई कतारों में करें जिसमें कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बुवाई करें। जब हम फसल को लगा देते हैं खेत में इस बुआई की 10 से 15 दिन के बाद हमारी खरपतवार आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर खरपतवार आना शुरू हो जाते हैं उसको हटा दीजिए हाथ से। और उसके बाद क्या कीजिए, हटाने के साथ साथ और जो जरूरी काम है वो है थिनिंग माने क्या है कि एक जगह में कभी कभी बहुत सारा बीज लग जाते हैं जिससे कि 4-5 पौधा एक ही जगह में उग जाते हैं। तो इसीलिए जब आप वीडिंग करेंगे, खरपतवार हटाएंगे, उसके साथ साथ पौधा को प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करके लगा दीजिए। शुरुआती अवस्था में खरपतवारों की रोकथाम के लिए पेंडिमिलिथिन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर बुवाई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें जिससे खरपतवारों को जमाव नहीं होगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। ये जो फसल है इसमें कीट और पतंग और थोड़ा सा कुछ जो विशेष बीमारियां है उसके बारे में आइए चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले है इसका जो कीट वो है हेड बोरर। तो ये कैपिटुलियम जो बोरर वो एक पिल्लो है, एक लार्वा है जो कि पहले नीचे की पत्ती का जो मुलायम पत्तियां है उसमें बैठकर उसको खा लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये फूल की तरफ बढ़ जाते हैं और फूल में घुस के एक टनल बना के सारे बीजों को खा जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए आप क्लोरोफाइरिफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप जैविक विधि से इसका उपचार करना चाहते हैं तो नीम तेल का जो 5 ml प्रति लीटर मिला के इसका उपचार कर सकते हैं। अब लास्ट और एक बात आप किसानों से हम आग्रह करना चाहते हैं ये कि जब आप सनफ्लावर की खेती कर रहे हैं तो खेत में जब फूल आना शुरू होता है तो मधुमक्खी की बक्सा आप वहाँ पे रख सकते हैं। उससे क्या होगा, उसमें पोलिनेशन अच्छी होगी सनफ्लावर में और आपका पैदावार भी ज़्यादा होगी। और आपका इससे 2 फायदा होगा, एक तो है आपका पैदावार होगी सूरजमुखी का अच्छा, और दूसरा है कि आपको मध भी मिलेगी जो आप बाद में सेल कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मेरी सारी बातों को आप अमल कीजिएगा तो आप 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां।
कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। किसान भाइयों, बकरी पालन पशुपालन का एक अभिन्न अंग है जिसे अपनाकर आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन कभी कभी इन बकरियों में खुरपका मुंहपका रोग का प्रकोप होता है, जिससे यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो आप कैसे करें इस बीमारी की रोकथाम, इसकी जानकारी दे रहे हैं जिला सागर के असिस्टेंट वेटनरी फील्ड ऑफिसर डॉक्टर SC यादव। मैं आज आपको बकरियों में होने वाली खुरपका मुंहपका बीमारी के संबंध में कुछ जानकारियां दूंगा। इसे हम अपनी सामान्य भाषा में FMD के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। यह रोग बकरियों में एक बहुत ही छोटे आँख से ना दिख पाने वाले कीड़े द्वारा होता है, जिसे विषाणु या वायरस कहते हैं। मुंह पका खुरपका रोग किसी भी उम्र की बकरियों उनके बच्चों में हो सकता है। इसके लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये रोग कभी भी बकरियों में हो सकता है। बकरियों में ये बीमारी के लक्षण सबसे पहले बुखार के आते हैं। इसके बाद बकरियों को देखा जा चलने में उसको परेशानी होने लगती है। मुँह में छाले बनने लगते, पैरों में भी छाले बनने लगते हैं। 2 या 3 दिन पश्चात वही छाले घाव में भी पैरों में घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा छाले पड़ जाएं या घाव ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसमें कीड़े भी देखने को मिल जाते हैं। मक्खी द्वारा अंडे रखे जाते हैं, जिससे उसमें मैगट भी बन जाते हैं। मुँह में छाले होने की वजह से भी बकरियां हमारी खाना पीना नहीं खा पाती हैं। तो इस तरह के लक्षण हमारे बरसात के समय में हमारी बकरियों में देखने को मिल जाते हैं। ये रोग बीमार बकरियों के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु रोगी बकरी की लार, मुंह, खुर, थनों में पड़े फफोले में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये खुले में घास, चारा तथा फर्श पर 4 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ये विषाणु जीभ, मुंह, आंत, खुरों के बीच की जगह, थनों तथा घाव आदि के द्वारा स्वस्थ बकरियों के रक्त में फैलते हैं और 5 दिनों के अंदर इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बकरी अगर मुँह में छाले और पैरों में घाव हो गए हैं तो मुँह के छालों को हम पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में घोलकर उसके मुँह के छाले मुँह में ग्लिसरीन लगाकर मुँह के छाले ठीक करें। पैरों को पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर, और आजकल जो मार्केट में स्प्रे बहुत सारी कंपनियों के स्प्रे आने लगे, उसका स्प्रे करें। 5-7 दिन अगर हमने अपनी बकरियों का इस तरह से साफ़ सफाई से बचाव कर लिया तो इस बीमारी से जल्दी 6 या 7-8 दिन में छुटकारा मिल जाता है। अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हमारी बकरियों के पैरों में घाव में कीड़े भी बन जाते हैं, तो कीड़ों का उपचार हम तारपीन का तेल लेकर रुई में उसका फुआ लेके भर के बांध दें और उसको 2 दिन तक बंधा रहने दें। उसको 1 दिन छोड़कर उसकी ड्रेसिंग करें। कीड़े ख़त्म हो जाने पर जो भी स्प्रे बाज़ार में उपलब्ध हैं उनसे उनका स्प्रे करें। 3 या 4 या 5 दिन ऐसी साफ़ सफाई की व्यवस्था कर लें तो इस बीमारी से पूरी तरह से निपटा जा सकता है। इस दौरान बकरियों को मुलायम एवं सुपाच्य दाना और चारा दिया जाना चाहिए। लेकिन पशुपालक भाई ये ध्यान रखें, रोगी बकरियों का उपचार करने से पहले पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें। किसान भाइयों, इस तरह के लक्षण अगर हमारी बकरियों में देखने को मिलते हैं तो इस बीमारी से बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका टीकाकरण अपन समय से पहले करा लें। साल में 2 बार टीकाकरण होता है। अगर हम समय से पहले इस बीमारी का टीकाकरण करवा लें तो इस बीमारी से हमारे बकरियों का बचाव किया जा सकता है।
किसी कारणवश टीकाकरण नहीं हो पाया और हमारी बकरियों में ये बीमारी आ जाती है, तो सबसे पहले मुख्य रूप से हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस बकरी में हमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं उस बकरी को हमारी बकरियों के झुंड से सबसे पहले उसको अलग कर देना चाहिए। उसका खान पान भी अलग करें, उसको उस बकरियों के उस झुंड में किसी भी हालत में न जाने दें। हमारी अन्य बकरियों को भी कुछ दिनों के लिए बाहर ना निकलने दें, जंगल में ना जाने दें, जलाशयों में पानी पीने ना जाने दें, क्योंकि जो बकरी हमारी इफेक्टेड हुई है हो सकता हमारी और बकरियों में भी इस बीमारी के लक्षण आ चुके हों जो बाहर से भली प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी हमें अपने पशुओं की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु कुछ और उपाय भी अपनाना लेना चाहिए। अपने बकरी शेड को डेली फिनाइल के पानी से ज़रूर धोएं। जहाँ से बकरी हमारी शेड में प्रवेश करती हैं, शेड के गेट के बाहर पोटेशियम परमैंगनेट के पानी का घोल हम वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था करें जब बाहर से आएँ तो उसी में से उनके पैरों में से पानी लगता हुआ जाए, ताकि उनके पैर एंटीसेप्टिक हो जाएं और किसी तरह के इन्फेक्शन से वो बची रहें। इस रोग का फैलाव स्वस्थ बकरियों में नहीं हो, इसके लिए प्रभावित बकरी के मुंह से गिरने वाली लार एवं पैर के घाव के संपर्क में आने वाले वस्तुओं, पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना डालकर दबा देना चाहिए। बकरी पालक भाइयों, मैंने जो उक्त जानकारी आप लोगों को बताई है, यदि इन सब जानकारियों को अपनी बकरियों के संबंध में इस्तेमाल करेंगे, अपने होने वाले जो आर्थिक नुकसान हो जाता है उससे बच सकेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जगदीशपुर, जिला शहडोल के कृषक वीरेंद्र कुमार ने। ये आंवला के बाग में रोगों की समस्या के समाधान के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो वीरेंद्र कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आंवला की यदि बागवानी किसान करता है तो बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकता है। कुछ समय पहले इसके बाग काफ़ी मात्रा में हुआ करते थे। इसके लिए हमें कौन कौन से रोग लगते हैं, इनका किस प्रकार से हम यांत्रिक, जैविक, रासायनिक नियंत्रण कर सकते हैं, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। किसान भाइयों, सबसे पहले आता है रस्ट। इसको रवेलिया इमली की इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि आंवले की पत्तियों के ऊपर भूरे रंग के धब्बे पाए जाते हैं जो कि काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो धब्बे होते हैं बाद में चल के काफ़ी मात्रा में फैल जाते हैं और जो पत्तियों के ऊपर का क्लोरोफिल है इसको नष्ट करते हैं। इसके नियंत्रण के हमें 0.4% घुलनशील गंधक के छिड़काव करना चाहिए या क्लोरोथेनेल जो दवा आती है जिसका 0.2% जुलाई के महीने में यदि इसका छिड़काव किया जाता है तो इस बीमारी से हम निजात पा सकते। काली फफूंद रोग, इसका प्रकोप ऐसे आंवले के पौधे जिनमें स्केल कीट का प्रकोप होता है, उनमें काली फफूंद का भी प्रकोप होता है। पत्तियों, टहनियों और फूलों पर मखमली काली फफूंदी विकसित होती है जो कीट द्वारा चिपचिपे पदार्थ के ऊपर विकसित होती है। ये फफूंदी सतह तक ही सीमित रहती है और पत्तियों, टहनियों, फूल आदि में अंदर इसका प्रकोप नहीं होता। काली फफूंद के प्रकोप को 2% स्टार्च के छिड़काव के द्वारा रोका जा सकता है। यदि प्रकोप अधिक हो तो स्टार्च में 0.05% मोनोक्रोटोफॉस और 0.2% घुलनशील गंधक मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद में एंथ्रेक्नोज, पत्तियों तथा कोमल टहनियों पर भूरे धूसर रंग के पीन नुमा उठे हुए धब्बे होते हैं जो कि आंवला में काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। पत्तियों और तने से भोजन पौधे को लेने में
कठिनाई उत्पन्न करते हैं, तो ये काफ़ी हद तक क्षति पहुंचाते हैं ये रोग, और इसके कारण उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसान भाई, इसके नियंत्रण के लिए हमें मेटालेक्सिल मैनकोजेब जो दवा होती है, इसको हम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से यदि इसका छिड़काव करते हैं तो इसका नियंत्रण हो जाता है। आंवले का मृदु सड़न रोग ये दिसंबर से फरवरी के मध्य अधिक देखी जा सकती है। धुएं से भरे काले गोल धब्बे फलों पर 2-3 दिनों में विकसित होते हैं। संक्रमित भाग पर जल सकती भूरे रंग का धब्बा बनाता है, जो पूरे फल को करीब 8 दिनों में आच्छादित कर फल के आकार को विकृत कर देता है। ऐसे तो रोग छोटे और परिपक्व फल दोनों को प्रभावित करता है, किंतु परिपक्व फलों में इसका प्रकोप अधिक होता है। इसके नियंत्रण के लिए तुड़ाई उपरांत फलों को डाइफोलेटान 0.15% या कार्बेडाजिम 0.1% घोल से उपचारित करके भंडारित करने से रोग की रोकथाम की जा सकती है। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। क्या आप जानते हैं क्या रहा